हेलो स्टूडेंट, और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट शटल मैकेनिज़्म का, और साथ ही साथ इसके बेसिस पे जो एक प्रोसेसेस होता है लाइक फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की बात करेंगे। अच्छा, इसको हम लोग बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलने का मतलब ये है, यानी कि कितना टोटल मेरा प्रोड्यूस हो रहा है और कितना हम लोग इस प्रोसेस को करने के लिए, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को करने के लिए कितना हम लोग अपने साइड से एनर्जी खर्च करते हैं। उसी सारे चीज़ों का यहाँ पे हम लोग बेसिकली कुछ ऐसा कह सकते हैं कि टोटल उनका बैलेंस देखते हैं, लेखा जोखा देखते हैं। ठीक है क्या? तो इसी को आइए देखते हैं। तो हमारे पास जो प्रोसेसेस है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, वो बेसिकली तीन तरह का बेसिकली हुआ। इसमें जो पहले हुआ प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है क्या? कौन कौन सा प्रोसेसेस हुआ? ठीक है क्या? इस प्रोसेस में जो हमें पहला मिला वो मिला था हमारे को ग्लाइकोलिसिस। ठीक है क्या? जो दूसरे की बात करें इसके अंदर लिंक रिएक्शन, एंड तीसरे की बात करें तो इसके अंदर हमें मिला था क्रेब साइकिल। ठीक है क्या? तो इसी के बेसिस पे हम देख लेते हैं। और सबसे पहला जो है हमारा ग्लाइकोलिसिस। ठीक है क्या? देन लिंक रिएक्शन एंड देन क्रेब साइकिल। ठीक है क्या? तो ये तो प्रोसेसेस की बात हुई। इससे आगे की बात करें तो हम बात करेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का, यानी कि जब ये बन रहा था तो कितना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है। ठीक है? इससे आगे की बात करें तो हम लोग बात करेंगे चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन का। ठीक है? और फिर लास्ट में टोटल कंजम्पशन कितना हुआ है, कितना इन सब लोगों ने कंज्यूम किया है। तो यहाँ बोलेंगे हम लोग टोटल कंजम्पशन, एंड देन लास्ट वन इज कॉल्ड टोटल। ठीक है? इस टोटल का हम लोगों को लेखा जोखा करना होगा। क्लियर है? चलिए अब इससे आगे की हम बात कर ले तो हम लोग इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करेंगे, प्रोसेसेस के अंदर हम बात करें प्रोसेसेस के अंदर तो ग्लाइकोलिसिस हुआ। और इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में आपने देखा होगा, अगर ध्यान दिया होगा तो हम लोगों ने ग्लूकोज बनाया था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया था। देन इसको ही हम लोगों ने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया था। फ्रुक्टोज के बाद फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था। यही चीज़ें दो पार्ट में अलग अलग टूट गया था, जिसमें एक बना था 3PGL बना था, और देन इसी से 1,3 बाई PGL का फॉर्मेशन हुआ था, और फिर इसी से 1,3 बाई PGA बना था। और साथ ही साथ देन यहाँ पे हमें 3PGA का फॉर्मेशन मिला था, 3PGA मिला था। इसके बाद हमें 2PGA मिला था। ठीक है क्या? एंड देन PEP मिला था, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, एंड देन अल्टीमेटली लास्ट में हमारे को पायरुविक एसिड मिला था। तो हमने देखा था कि जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था तो यहाँ पे बेसिकली मेरा ATP टूटा था, यानी हमें इस चीज़ों को क्या किए थे, हम लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किए थे। ठीक वैसा ही फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट्स के बाद ये फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना था, तो यहाँ पे भी हमारा ATP क्या हुआ था, लगा था। लेकिन अगर आगे की बात करें 3PGL था, 1,3
बाई पीजीएल हुआ और इसके बाद यही कन्वर्ट हुआ पीजीए में, तो यहां से बेसिकली मेरे को ध्यान से देखोगे NaDH2 का फॉर्मेशन हुआ था क्या। देन इसके बाद ये 1,3 बाई पीजीए से क्या बना, 3 पीजीए बना, मतलब 1 और 3 था, अब बचा मेरे पास 3, तो यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हुआ था और हमें बेनिफिट हुआ था। और साथ ही साथ आगे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से जब पायरुविक एसिड बना था तो यहाँ पे भी हमें बेनिफिट्स हुआ था। तो देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो देखोगे एक सबस्ट्रेट लेवल इस सबस्ट्रेट से ये सबस्ट्रेट बना और इसके दरमियान ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमें क्या मिला, 3 पीजीए मिला था, तो एक एटीपी हमें मिला। साथ ही साथ इस पीईपी से पायरुविक एसिड मिला, तो यहाँ पे भी हमें एक एटीपी का बेनिफिट हुआ। तो यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो यही था हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एटीपी, और ये हमारा हुआ क्या, चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है क्या। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे कंजम्पशन किया है, यहाँ कंज्यूम किया, ये कंजम्पशन स्टेट है। एटीपी तो हम लोगों ने खर्च किया है यहाँ पे, ठीक है, कंजम्पशन स्टेप है, ठीक है क्या। तो देखोगे इधर जब फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, यही दो पार्ट में टूटा, एक 3PGL और दूसरा DHAP बना, यानी ये इंटर कन्वर्जिबल है, यानी इसके लिए ये प्रोसेस किए तो इस खाली प्रोसेस के लिए हमें 2 ATP मिला। फिर से जब इसके लिए अगर हम करेंगे तो फिर से हमें 2 ATP मिलेगा, यानी 2 इसके लिए और 2 ATP इसके लिए, टोटल 4 ATPA का हम लोग को बेनिफिट हो रहा है। और इसके लिए जब करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 2 ATP का सबस्ट्रेट लेवल पे इसके लिए फिर से हमें बेनिफिट होगा। यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में टोटल 4 ATP बना है, ठीक है क्या। अगर चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो देख सकते हो आप लोग, चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन में कितना बना, एक NaDH2 बना इसके लिए 3PGL के लिए, ठीक है, इससे टूट के 3PGL के लिए एक, DHAP के लिए फिर से इतना ही NaDH2 बनेगा, यानी कितना मेरे को मिला, 2 मिला, 2 NaDH2 मिला क्या, बिल्कुल सही बात। तो इस तरीके से हम लोग देख ले रहे हैं, लेकिन टोटल कंजम्पशन कितना हुआ है, 2 ATP का कंजम्पशन हुआ है, ठीक है क्या। तो मेरे को नेट यानी टोटल हमको कितना मिला है, इसी चीजों को हमें देखना है। तो हमने ऑलरेडी कहा था, ध्यान से देखोगे कि 1 NaDH2 इक्वल टू 1 NaDH2 इक्वल टू 3 ATP होता है, ठीक है क्या। तो इस हिसाब से देखोगे यहाँ 2 बना है, 2 × 3, अगर 2 × 3 ATP कर देते हैं तो मेरा 6 ATP यहाँ पे बना है, 6 ATP यहाँ, 4 ATP यहाँ, टोटल कितना हो गया हमारे को मिल गया यहाँ पे टोटल 10, ठीक है। और 10 में से 2 घटा, टोटल कितना मिला मेरे को, 8 का हमें नेट बेनिफिट हुआ है क्या, एग्जैक्टली। अब इससे आगे की बात करें, लिंक रिएक्शन की बात करेंगे तो लिंक रिएक्शन में ये पायरुविक एसिड, ध्यान से देखोगे समझोगे इसको, ठीक है, यही पायरुविक एसिड आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा क्या, एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट होगा और इसके थ्रू फिर से यहाँ पे रिड्यूस्ड स्टेट में जाएगा तो NaDH2 बन जाएगा, कितना, 2 बन जाएगा, ठीक है क्या। तो इसके अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है, चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, लेकिन कितना टोटल बनता है, 2 NaDH2 का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर हम इसकी बात करें ATP कंजम्पशन के लिए तो 2 × 3 ATP करेंगे तो टोटल मेरे को कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। क्रेब साइकिल की बात करते हैं, क्रेब साइकिल होप्सो याद होगा आप सबों को, यही एसिटाइल को इंटर करेगा, ध्यान से देखो यहां तक क्लियर हो गई। आगे की बात हम लोग करते हैं, आगे के प्रोसेसेस में हम लोग देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे देखोगे, ध्यान से देखोगे, इधर हमारे पास एसिटाइल कोए है जो कि क्या करेगा, इंटर करेगा, एसिटाइल कोए इंटर करेगा क्रेब साइकिल में, यानी OAA ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ ये मिलके 2 कार्बन कंपाउंड है,
ये हमारा 4 कार्बन कंपाउंड था, मिलके सिट्रिक एसिड बनाता है जो कि कितना 6 कार्बन कंपाउंड होता है। क्लियर हो गया क्या? अच्छा, इससे आगे की बात करें, सिट्रिक एसिड से एकोनिटिक एसिड बनाता है, ठीक है, एंड देन आइसो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है क्या? देखोगे तुम लोग। इसके बाद यहां से यहां पे हम लोग क्या बनाते थे? आइसो सक्सिनाइल, सॉरी, यहां पे आइसोसाइट्रिक एसिड से ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, याद है? और ये भी कितना 6 कार्बन कंपाउंड होता था। अच्छा, इससे आगे की बात करें फिर से, तो यहाँ पे अल्फा केटो ग्लूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे 6 कार्बन में से 1 कार्बन निकल रहा था, 5 कार्बन कंपाउंड बन रहा था। और इसके बाद यही सक्सिनाइल को ए का फॉर्मेशन करा रहा था, याद है क्या? सक्सिनाइल को ए का फॉर्मेशन करा रहा था। सक्सिनाइल को ए से सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन करा रहा था। सक्सिनिक एसिड से ये फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन करा रहा था। फ्यूमेरिक से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करा रहा था। और मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का। हमने बोला था क्या 10 स्टेप में कंप्लीट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस 10 टोटल को ध्यान रखना, ठीक है क्या? अब हमने बताया था क्या कि एक्चुअली ये तीनों एक ही है, तो बेसिकली हम इसको कंसीडर करेंगे कहाँ से? स्टेप 4 से। यानी स्टेप 4 के पास क्या होता था? वाटर निकलता था, और वाटर निकलने के चलते क्या होता था? यहाँ रिडक्शन होता था, यानी NaDH2 यहाँ पे बनता था, ठीक है क्या? कितना? 2 एसिटाइल को, मतलब हर चीज 2 के मल्टीप्लीकेशन में होगा, 2 गुना होगा, समझ में? जो चीज बनेगा 2 बार बनेगा, ठीक है क्या? यहाँ पे भी बना। इससे आगे की बात करें, 4 बना, 4 के बाद हमने बोला था 6 के पास फिर से क्या हो जाएगा? हमारा डिहाइड्रोजिनेशन होगा, जिसके चलते NaDH2 बनेगा, लेकिन कितना? 2। अब लेकिन सक्सिनाइल को ऐसे सक्सिनिक एसिड बन रहा था, तो यहाँ पे थियोकाइनेज आ गया था, थर्मल रेगुलेशन प्रोसेस हो रहा था, जिसके चलते जीटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन कितना जीटीपी? 2 आया तो 2 जीटीपी बनेगा। यहाँ से इस सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बन रहा था, तो यहाँ से FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा था, जो कि क्या है? 2 बेसिकली बनेगा मेरा, 2 बनेगा, 2 × 2 ATP के फॉर्म में बनेगा, क्योंकि FADH2 = 2 ATP। लेकिन यहाँ पे ये जो GTP बना, ये इक्विवेलेंट टू ATP होता था। यानी ये जो था बेसिकली हम लोग कह रहे थे कि ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, सॉरी हाँ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। इससे आगे की बात करें तो हम लोगों ने बोला था कि 10th स्टेप पे फिर से यहाँ पे हमें NaDH2 बनना, यहाँ पे मेरे को मिलेगा। यहाँ पे भी क्या होता है? वाटर रिलीज होता है, तो 2। तो देख रहे हो यहाँ पे 2, यहाँ पे NaDH2, 2 यहाँ पे एंड 2 यहाँ पे, तो 1 2 3 3 एंड 2 2 2 6, मतलब 6 NaDH2 का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? हो रहा है क्या? तो देखोगे यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है? 2 4 6, ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पे भी, ठीक है क्या? तो बेसिकली 6, ध्यान से देखोगे, 6 NaDH2 बनता था, ठीक है? एंड 2 FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है क्या? इससे आगे की हम बात करें तो यहां देखोगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की हम बात करेंगे। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहां देखोगे हमें कितना मिल रहा है? 2 ATP यहाँ पे मिल रहा है, 2 GTP / हमने बोला था GTP इज इक्विवेलेंट टू ATP। तो यहाँ पे 6 NaDH2 की बात करें हम तो 6 × 3 करेंगे 18 ATP हो जाएगा, एंड देन 2 × 2 करेंगे तो 4 ATP हो जाएगा। यानी 18 + 4 22 ATP यहाँ पे मेरे को टोटल मिल रहा है। लेकिन अगर कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ भी कोई तरह का कंजम्पशन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे देखोगे टोटल तुम लोग ध्यान से, ठीक है क्या? 22 + 2 कितना हो गया? 24
24 हो रहा है टोटल, यहाँ पे मेरे को टोटल 24 मिल रहा है। यानी अगर इसकी हम बात करें, टोटल यहाँ की बात करें, तो देखोगे यहाँ पे 24 + 6 30 and 8 38 टोटल ATP बन रहा है, मिल रहा है मेरे को। क्लियर हो गया क्या? तो यही है हमारा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, जिसके अंदर हम लोग टोटल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन, टोटल कंजम्पशन कितना हो रहा है और टोटल वैल्यू इसके बाद कितना हमें निकल रहा है। तो अब तुम लोग बोलोगे कि सर आप तो शुरू में लिखते थे 38 एंड स्लैश में करके 36 भी लिखते थे, बोलते थे कि 36 भी होगा। अब इस चीज़ों का राज क्या है, तो इसको हम लोग अगले स्टेप में बताएंगे, जब हम बताएंगे सटल मैकेनिज्म। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिखोगे फटाफट। डन। अब इसी के बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ आता है। ठीक है क्या? अब बेसिकली जो भी क्रेब साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, या फिर हमारा लिंक रिएक्शन है, इन सारे स्टेप्स को दिमाग में रखना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या करता है, बीच के स्टेप्स को पूछ लेता है कि इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से ये प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, या फिर कितना यहाँ पे ATP बनेगा, कि FADH2 बनेगा, कि NADH2 बनेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते रहता है, ध्यान रखना इस बातों को। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हम लोग बात करेंगे सटल मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, सटल मैकेनिज्म। सटल मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, ध्यान से देखोगे, सटल मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो हम लोग कह सकते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये जो प्रोसेस है बेसिकली ये एक केमिकल प्रोसेस है। तो थोड़ा सा इसको समझो। ठीक है, समझने के बाद ही हम इस सटल मैकेनिज्म को तुम लोगों को समझा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे अच्छे से। समझने वाली बात क्या है कि जैसे एक सटल सर्विसेज होता है सभी, ठीक है क्या, जैसे कि एयरपोर्ट्स वगैरह पे सटल मैकेनिज्म, सटल बसेस वगैरह चलता है, या सटल व्हीकल्स वगैरह चलता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि कोई एक सिस्टम है, यानी कोई एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पास डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स होता है। ठीक है क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ गेट होता है। ठीक है क्या, तो कभी कभी क्या होता है कि जिस किसी को भी फ्लाइट पे चढ़ना होता है तो यहाँ बहुत सारा गेट होता है। ठीक है क्या, लाइक 50-60 गेट्स होता है। ठीक है क्या, तो अलग अलग गेट से अलग अलग क्या है, फ्लाइट के जाने का व्यवस्था होता है। ठीक है क्या, क्योंकि एक ही जगह से सब फ्लाइट तो उड़ेगा नहीं। ठीक है, अलग अलग गेट से एंट्री कराया जाता है, एग्जिट कराया जाता है। तो अब बेसिकली इनके पास मान लो नंबर है 2, 3, 4 एंड सो ऑन, बहुत सारा नंबर है। अब मान लो किसी को जाना हुआ एक नंबर गेट से। ठीक है क्या, एक नंबर गेट से जाना हुआ और यहाँ पे गेट नंबर 1 पे आके रुक गया कोई। ठीक है, तभी कुछ देर के बाद अगर अनाउंसमेंट हुआ कि नहीं एक नंबर गेट से नहीं जाएगा, ये अब 4 नंबर गेट से जाएगा, तो क्या करोगे, अपना लगेज वगैरह लोगे और यहाँ से घूमते हुए क्या करोगे, यहाँ तक पहुँचोगे। लेकिन यहाँ से यहाँ आने में सोचो परेशानी होगा ना, बहुत सारा लगेज होता है, अपने पास सामान होता है या सबके पास सामान होता है, तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ मूव कर रहा होता है। ठीक है क्या, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पे मूव कर रहा होता है। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि चलाता है, जिसमें क्या होता है कि तुम यहाँ से बैठ के और तुम 1 नंबर से 4 नंबर पे आराम से चले जाओगे। ठीक है क्या, इसी तरीके का प्रोसेस है कि इसके अंदर आया, इसके अंदर बैठा, यहाँ से मूव किया, यहाँ से यहाँ तक चला गया। ठीक है क्या, तो अगर ये सटल जो है अगर एयरपोर्ट के द्वारा गिवन है, मतलब
गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ है तब तो कोई पैसा नहीं लेगा, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है, कोई एक प्राइवेट कंपनी का है या फिर प्राइवेट यूज़ कर रहे हो, तो इससे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पैसा लगता है। तो वही बात है यहाँ पे भी कि बेसिकली जब हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के बाद साथ ही साथ चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन भी होता है ना। तो चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें बेसिकली उसी के थ्रू, मतलब ये कहां पे होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है इसका साइट कहां है, इसका साइट है हमारा साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के पास ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, तो इसके थ्रू हमारा कुछ एक NADH2 का फॉर्मेशन होता है ना, NADH2 का फॉर्मेशन। अब इन्हें बेसिकली इसको सेल यूज कर सकता है, नहीं यूज कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये NTP का पैकेट है, ATP इससे निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, इस साइटोप्लाज्म लोकेशन से इसको कहां पे भेजना होता है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजना होता है। और तुम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो साइट होता है वो कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। समझ में आ रहा है क्या? ये वायर फंस जाता है जी, बहुत परेशानी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ठीक है, तो यही माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी इस NADH2 को अगर ये पैकेट के अंदर है, ये टूटेगा तो ये क्या करेगा, NADH2 साइटोप्लाज्म से मूव करते हुए, कहां से, साइटोप्लाज्म से मूव करते हुए इसको कहां तक जाना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया तक जाना होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा होता है। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है, दो तरीके का सटल मैकेनिज्म होता है, ठीक है क्या, दो तरीके का सटल मैकेनिज्म होता है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सटल मैकेनिज्म क्या है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं या कह सकते हैं, ध्यान से देखोगे कि इट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन through which NADH2 is produced. NADH2 is produced in cytoplasm through glycolysis process that move to mitochondria to form ATP। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर हम सटल मैकेनिज्म की बात करें तो हम लोग कह रहे हैं क्या कि इट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या? केमिकल रिएक्शन है थ्रू विच, जिसके थ्रू क्या होता है, NADH2 इज प्रोड्यूस्ड। NADH2 प्रोड्यूस होता है कहां पे, साइटोप्लाज्म में, थ्रू कौन सा प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस दैट मूव्ड टू माइटोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म ATP। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सटल मैकेनिज्म। जल्दी से लिखोगे। अब अगर हम बात करें सटल मैकेनिज्म का तो ध्यान दोगे इधर, सटल मैकेनिज्म टू टाइप का होता है, टू टाइप का। इसमें जो पहला टाइप होता है हमारा पहला जो टाइप होता है
फर्स्ट टाइप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैलेट अस्पर्टेट। मैलेट एस्पर्टेट मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसके अंदर जो होता है, बेसिकली दूसरे की भी बात कर लेते हैं, और जो हमारा दूसरा होता है उसको बोलते हैं ग्लिसरल फॉस्फेट सटल मैकेनिज्म, ठीक है क्या, ग्लिसरल फॉस्फेट मैकेनिज्म। तो अब देखोगे इसके अंदर मैलेट एस्पर्टेट सटल मैकेनिज्म में क्या होता है कि NaDH2, ध्यान से देखोगे, NaDH2 प्रोड्यूस्ड थ्रू glycolysis moved to mitochondria to form ATP. For that NaDH2 produced through glycolysis in cytoplasm moved to mitochondria to form ATP For that no ATP is used in transportation. ठीक है क्या, मतलब ये NaDH2 को ये बेसिकली साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए किसी भी तरीके का एटीपी यूज नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें ग्लिसरल फॉस्फेट सटल मैकेनिज्म का, तो इसके लिए हम कह सकते हैं इसके लिए कि NaDH2 प्रोड्यूस्ड थ्रू glycolysis in cytoplasm moved to mitochondria to form ATP and for this they use 1 ATP per NaDH2। समझ में आ रहा है क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लिसरेट फॉस्फेट सटल मैकेनिज्म। क्लियर हो गया क्या। तो देखोगे NaDH2 प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलिसिस के थ्रू NaDH2 का फॉर्मेशन होता है ना बेटा। देखोगे इधर थोड़ा ध्यान से, बढ़िया से तुम लोग यहाँ पे देखोगे, पूरी बातों को यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे देखना सब लोग। ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना था, देन फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बना था, 2 पार्ट में टूटा था, ये बन गया था 3PGAL एंड देन DHAP। ठीक है, इंटर कन्वर्जिबल होगा एंड देन 1,3 देन बाई PGAL का फॉर्मेशन हुआ था एंड देन इसके थ्रू
1,3 बाई PGA का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है क्या। और इसके बाद यहाँ से देख सकते हो 3 PGA का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। 3 PGA के बाद 2 PGA बना है, ठीक है क्या। और 2 PGA के बाद PEP बना एंड देन यहाँ पे मेरे को पायरुविक एसिड बना था क्या। ध्यान दोगे इस प्रोसेस में, यहाँ पे ध्यान दोगे 3 PGL से 1,3 बाई PGL बना और PGL से PGA बना, तो यहाँ पे बेसिकली NADH2 का फॉर्मेशन हुआ था ना ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। अब यह चीज मूव करता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसके लिए क्या होता है, ये एक इसके लिए बनेगा, एक DHAP के लिए बनेगा, तो 2 बनता है। यानी एक NADH2 से ऑलरेडी बता चुके हैं कि 3 ATPA बनेगा। तो बेसिकली इसका एक NADH2 को ले जाने के लिए ग्लिसरेट फॉस्फेट शटल मैकेनिज्म में एक ATP खर्च हो जाता है। यानी 3 ATP है, एक ATP खर्च हुआ तो कितना बचा, 2 ATP। यानी हमने टोटल कितना बनाया था, इंटू 2 के मल्टीप्लीकेशन में, यानी 2 ATP बनाया था। और हमने जो लास्ट देखा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में, उसमें टोटल ATP मेरा कितना बटा था, 32 ATP। यानी एक NADH2 को ले जाने के लिए एक ATP, 2 को 2 लग गया। यानी इसमें से अगर हम 2 माइनस कर लेते हैं, 2 अगर माइनस कर लेते हैं तो कितना बचा मेरे को, 36 A। अब हम बात करेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करें तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन एब्सेंस हो, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है क्या, इस टाइप के रेस्पिरेशन को बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने हालांकि जब इसको क्लासिफाई किए थे उसी समय हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था, देख लिया था। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमने बोला क्या कि ये जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है 2 टाइप का होता है। देयर इज 2 टाइप ऑफ respiration. There is 2 type of anaerobic respiration. There is 2 type of anaerobic respiration, ठीक है क्या। अच्छा, इस चीज़ों को अब हम लोग गौर करेंगे, देखेंगे। तो जो पहला हम लोग बोलते हैं उसका फर्स्ट का नाम है अल्कोहल फर्मेंटेशन, ठीक है, क्योंकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को ही हम लोग एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है क्या। इसी का दूसरा नाम हम लोग देते हैं फर्मेंटेशन। क्लियर हो गया। अब दूसरे फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन, ठीक है क्या। अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है पहला। एंड देन सेकेंड वन इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्लियर हो गया इतना चीज। चलो, इस चीजों को अब हम लोग जान गए तो जानते हैं कि अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होता है। तो अल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर ग्लूकोज जो कि कितना मॉलिक्यूल्स है, 6 कार्बन कंपाउंड है, और ये टूटेगा तो टूटने के बाद ये पायरुविक एसिड बनाता है, ठीक है क्या, या पायरुवेट बनाता है, पायरुवेट, और इसी को बोल सकते हैं पायरुविक एसिड, ठीक है क्या, ये बनाता है। और इसके बाद ये जो है हमारा बेसिकली कुछ इस तरीके से कहे तो ये बनाता है एसिटल्डिहाइड,
बनाता है और साथ ही साथ एसिडाल्डिहाइड के बाद ये बेसिकली हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। देख रहे हो यहाँ पे, तो कहोगे कैसा अल्कोहल? तो अल्कोहल के तौर पे अगर एग्जाम्पल लेने की बात करें तो इथिलीन ले सकते हैं, एसिटिलीन ले सकते हैं, जो भी टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है क्या। तो यहाँ पे देखोगे ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल्स है, इससे 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड या पायरुवेट टूटा, जो कितना कार्बन कंपाउंड? 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 2 बनेगा, ठीक है। अच्छा देखो 3 कार्बन था, एसिटाल्डिहाइड हुआ तो कितना कार्बन कंपाउंड हो गया? 2 कार्बन कंपाउंड हो गया, यानी 3 कार्बन कंपाउंड में से बचा कितना? 2 कार्बन कंपाउंड बचा। मतलब क्या हुआ कि 1 कार्बन कंपाउंड यहां से निकल गया, यहां कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुआ है। क्लियर हो गया बात? और जब हम आगे बढ़ेंगे तो एसिटाल्डिहाइड से जब अल्कोहल बनेगा तो क्या हो जाएगा? ये NaDH देन H प्लस ये टूटेगा और ये बन जाएगा NaD में बदल जाएगा। क्लियर हो गया क्या? बस इतनी सी बात है यहाँ पे, इतनी सारी चीज़ों को ही हमें जानना है। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड से एक CO2 निकला, एसिटाल्डिहाइड बना, एसिटाल्डिहाइड से अल्कोहल मेरा बना और दैट्स इट, ये खत्म हो जाता है। ये हमारा अल्कोहल फॉर्मेशन का प्रोसेस या इसी को बोलते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस। आगे की बात करें तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली हम ग्लूकोज की बात करेंगे। ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में बदलेगा या इसी को हम लोग बोलते हैं पायरुवेट में बदलेगा और ये पायरुवेट आगे चल के लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रहा है क्या? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। सेम वही प्रोसेस, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स था, यहाँ पे बेसिकली 6 कार्बन कंपाउंड था और ये जो था 3 कार्बन कंपाउंड था, 3 कार्बन कंपाउंड, लेकिन कितना बना? 2 बना। और इसके बाद ये बेसिकली 3 कार्बन कंपाउंड 2-2 करके बना, इससे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। और इस लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो इस लैक्टिक एसिड को बनाने में क्या हो जाता है? एक CO2 यहाँ से रिलीज कर जाएगा और जब रिलीज करेगा यानी यहाँ पे भी 2 बनेगा और यहाँ पे देखोगे साथ ही साथ यहाँ पे NaDH देन H प्लस टूटा और ये बदल जाएगा क्या चीज में? NaD के अंदर बदल जाएगा और इस तरीके से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यही है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि परफॉर्म होता है किसके एब्सेंस में? ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो होता है इसे ही हम बोलते हैं। और अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का तो ये मिलता कहाँ पे है? तो बेसिकली हम कह सकते हैं वाइट मस्कुलर सेल्स के अंदर मिलता है, ठीक है। मस्कुलर सेल्स के अंदर ये मिलता है, पाया जाता है, ठीक है क्या? देखोगे यही है हमारा। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये अल्कोहल बनता है तो एट वन टाइम फॉर्मेंटेशन, फर्स्ट टाइम फॉर्मेंटेशन मैक्सिमम, ध्यान से सुनोगे, मैक्सिमम 13% अल्कोहल कैन फॉर्म, ओनली 13% अल्कोहल मैक्सिमम फॉर्म हो सकता है। तो अगर 13 से ज्यादा चाहिए, इफ वी नीड 13 more than 13%, then perform डिस्टिलेशन। हो गया? जल्दी से इसको लिखोगे। चल, इससे आगे की बात करें तो अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी कॉसेंट की, ठीक है क्या?
चलो अब अगर नेक्स्ट बात करें हम तो बात करेंगे रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट या रेस्पिरेटरी रेशियो की बात करेंगे। रेस्पिरेटरी रेशियो की बात करेंगे। क्लियर हो गया क्या? अच्छा देखोगे इधर रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का मतलब क्या होता है, इस चीजों को समझना है पहले। रेस्पिरेटरी का मतलब समझते हो, जो चीजें रेस्पिरेशन के अंदर यूज किया जाता है, इन्वॉल्व होता है। और अगर हम बात करें क्वोशेंट का, यानी उनका यूज, यानी जो सबस्ट्रेट दिया हुआ है उसको मिनिमम अमाउंट में कितना हम उससे इवेल्युएट कर सकते हैं, यही होता है हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। और इसको हम लोग एज अ सिंबल के तौर पे RQ लिखते हैं। समझ में आ रहा है क्या? RQ के तौर पे एज अ हम सिंबल के तौर पे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, इट इज द आइडिया। अब इसके बारे में कहें, इट इज द आइडिया ऑफ द यूज ऑफ respiratory substrate। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्लियर हो गया क्या? तो बेसिकली इसके अंदर हम बात करें तो इस रेस्पिरेटरी क्वोशेंट को निकालने के लिए हम एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और उसको बोलते हैं रेस्पायरोमीटर, या उसी को बोलते हैं गैनॉन्ग्स रेस्पायरोमीटर। क्लियर हो गया? हमने सबसे पहले रेस्पिरेटरी क्वोशेंट या रेस्पिरेटरी रेशियो की बात की, तो हमने बोला कि इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं, लिखते हैं RQ के फॉर्म में। देन इट इज द आइडिया ऑफ द यूज ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को यूज करने का आइडिया है। देन इसको अगर हम बात करें, मेजर करने का तरीका बताएं, तो रेस्पायरोमीटर या गैनॉन्ग्स रेस्पायरोमीटर से होता है। क्लियर हो गया बात? इससे आगे की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे RQ इक्वल टू जो होता है, ध्यान से सुनना, RQ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज बाय वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड। ठीक है क्या? यही होता है हमारा RQ, यानी रेस्पिरेटरी क्वोशेंट या रेस्पिरेटरी रेशियो। चलो जल्दी से इसको लिखोगे, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो इसके बेसिस पे RQ, डिफरेंट टाइप ऑफ RQ का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जैसे तुम लोग जानते हो C6H12O6 होता है ना इसका फॉर्मूला। ये क्या हुआ हमारा? ग्लूकोज हुआ। अब अगर इसका हमें RQ वैल्यू निकालना है, ध्यान से देखोगे तो बेसिकली इसको जब तोड़ा गया है, ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कितना हम लोगों ने CO2 यूज किया है? 6CO2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O एंड देन 36 और 38 ATP हो गया क्या? तो बेसिकली इसके अंदर जब हम RQ वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से देखोगे RQ वैल्यू इसका निकालेंगे, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का RQ वैल्यू जब निकालेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ CO2, कितना CO2 इससे रिलीज हो रहा है, देखोगे कितना CO2 रिलीज हो रहा है, देखो इधर 6 लिखेंगे। एंड देन कितना यहां से वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज हो रहा है, O2 यूज हो रहा है, देखोगे कितना यूज कर रहे हैं हम लोग O2 को? 6। तो 6/6 डिवाइड किया, क्या बचा? 1, यानी इसका RQ वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसी तरीके से अगर डिफरेंट टाइप ऑफ RQ वैल्यूज को हम लोग निकालें, अगर RQ वैल्यू अगर निकाले हम डिफरेंट टाइप की, तो हम बात करेंगे फैट के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करेंगे RQ प्रोटीन के बारे में, ठीक है क्या, और RQ हम लोग अब बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में,
ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, तो डिफरेंट टाइप से होगा, ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो RQ अगर फैट का निकालेंगे तो इसका 0.7 आता है, प्रोटीन की बात करें तो 0.9 आता है, और ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो ये मोर देन 1 होता है। समझ में आ रहा है क्या? मोर देन 1 होता है, ठीक है क्या? ध्यान दोगे तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का कितना 1, RQ फैट के लिए 0.7, 0.9 और ऑर्गेनिक एसिड के लिए कितना मोर देन 1 यूज किया जाता है, ठीक है? तो ये हुआ हमारा रेस्पिरेटरी कॉसेंट या रेस्पिरेटरी रेशियो की बात करेंगे, ठीक है? जल्दी से लिखोगे। और अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है? और लास्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके रहने ना रहने से क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है क्या? यही होता है फैक्टर। अगर ऐसा फैक्टर हुआ, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इसको बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है क्या? अच्छा, इससे आगे की अगर हम बात करें, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन की हम बात करें, तो इसके अंदर कुछ एक डिफरेंट टाइप के हम लोग प्रोसेसेस को देखेंगे। यानी हम ये कहेंगे कुछ इनके बारे में, जैसे कि हम बात कर सकते हैं सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में, ठीक है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में, सबस्ट्रेट के बारे में हम कह सकते हैं। और सबस्ट्रेट के बारे में कह सकते हैं क्या कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। यानी रेट ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो अगर जैसा सबस्ट्रेट होगा, अगर सबस्ट्रेट अच्छा हुआ तो ध्यान से सुनो, सबस्ट्रेट के तौर पे हमें क्या क्या मिल सकता है। हमने बात किया था ऑलरेडी फ्लोटिंग सबस्ट्रेट के बारे में, एंड देन स्ट्रक्चरल, समझ में आ रहा है क्या? स्ट्रक्चरल सबस्ट्रेट के बारे में बात किया है, ठीक है ना? तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कैसा है, यानी टाइप ऑफ सबस्ट्रेट कैसा है, उसके बेसिस पे क्या होगा, जितना अच्छा सबस्ट्रेट उतना अच्छा रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा, ठीक है? दूसरी बात अगर हम करें तो हम लोग कह सकते हैं इसके बारे में टेम्परेचर के बारे में, ठीक है? टेम्परेचर के बारे में बात कर सकते हैं। तो टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन ही होता है, लेकिन टेम्परेचर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ऐसा होगा। लेकिन अगर हम देखें इसके अंदर के वेरिएशंस की बात करें, इस टेम्परेचर के अंदर की बात करें, तो यहां पे हम लोग देखेंगे 20 to 35 डिग्री अगर होता है तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, या 1 to 2 कहते हैं, समझ, सॉरी 2 to 3 इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन 2 to 3 क्या कंसीडर करते हैं, इसका Q10 वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? कौन सा वैल्यू? Q10 वैल्यू इसका हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर 35 to 45 डिग्री हुआ तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी Q10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर मोर देन 45 डिग्री की अगर हम बात करें तो इनका मोर देन 45 डिग्री की बात करें तो एंजाइम ही डिनेचर्ड हो जाता है। एंजाइम डिनेचर्ड, ठीक है क्या? हमारा एंजाइम क्या हो जाता है, डिनेचर्ड हो जाता है। क्लियर हो गया बात? चलो इससे आगे की बात करें हम तो हम लोग देखेंगे इसके आधार पे कि टेम्परेचर हो गया। अब अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर जितना ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा। क्लियर हो गया क्या? चलो इससे आगे की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्ट
concentration is directly proportional to rate of respiration। ठीक है क्या? चलो इससे आगे की बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे क्या, इंजरी और वुंड की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा। देखोगे कहीं अगर हमें चोट लग गया, समझ में आ रहा है, या कहीं घाव हो गया तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि उनको ठीक करना है, एक एक्स्ट्रा वर्क इनको मिल जाता है, इसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगा। ठीक है क्या? इससे आगे की हम बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, इंजरीज, वुंड हो गया। अब हम लोग बात कर सकते हैं इससे आगे एज के बारे में। ठीक है क्या? एज की बात करें तो एज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया क्या? चलो इससे आगे की अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है ना, इससे आगे की बात कर रहे हैं तो इनहिबिटर्स की बात करेंगे। इनहिबिटर्स की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है। क्लियर हो गया इतना बात? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में हमने क्या बोला, ध्यान से देखोगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में हमने क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है। टेम्परेचर की बात करें, यानी अगर रूम टेम्परेचर पे रहे तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर वेरिएशन हुआ, इसके बेसिस पे इनका Q10 वैल्यू हम लोग निकालते हैं, यानी कि 10 डिग्री देखोगे वेरिएशन इन temperature by 10 degree and due to this increase or decrease of rate of respiration, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड क्या होता है, Q10 वैल्यू बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं Q10। समझ में आ रहा है क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं Q10। समझ में आ रहा है क्या? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है। टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर पे है तो क्या करेंगे, रेट ऑफ रेस्पिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर होता है। अगर 20 डिग्री टू 35 डिग्री हुआ तो इसका Q10 वैल्यू 2 to 3 होता है, यानी वेरिएशन इन टेम्परेचर बाई 10 डिग्री 10 डिग्री, एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और जिसके चलते या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यही होता है Q10 वैल्यू। तो इसका 2 3 होता है, 35 to 45 डिग्री पे 1 हो जाता है, घटना चालू होता है। लेकिन 45 डिग्री की अगर जो ही हम बात करें तो देख रहे हो ये एंजाइम ही डिनेचर्ड हो जाता है, यानी एंजाइम ही नहीं काम करेगा तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। क्लियर हो गया बात? आगे अगर हम बात करें तो वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इंजरीज और वुंड की बात करें, रेट ऑफ रेस्पिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन अगर एज की बात करें तो एज ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन घटेगा, और एज कम होगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। उसी तरीके से अगर इनहिबिटर्स की बात करें तो ये भी क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। और साथ ही साथ एक और हम बात करना चाहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन में, इसमें हम कहना चाहेंगे कि पीजीआर होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। समझ में आ रहा है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, लेकिन और सबको छोड़ के, एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट किसके, हम कह सकते हैं ABA, एब्सिसिक एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। देखोगे इधर क्लियर होगा? थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, ये ABA की हम बात कर रहे हैं, ये
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है। और अगर पीजीआर की बात कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीजीआर की अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दो कि कौन कौन सा पीजीआर की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन की बात कर रहे हैं, साइटोकाइनिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन जिब्रेलिन की बात कर रहे हैं, देन हम ऑक्सिन की बात कर रहे हैं, ऑक्सिन की बात कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो भी है हार्मोन्स, ये दीज आर द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और दिस इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड, दैट इज कॉल्ड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। दिस इज कॉल्ड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। क्लियर हो गया क्या? तो इस तरीके से इसी टॉपिक के साथ हम लोग रेस्पिरेशन का ये चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।